नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र सिंह और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ कैमरे पर हैं आसिम। आज की वारदात साल 2016 की है। पंजाब का शहर, पंजाब का ज़िला मोहाली, बिल्कुल चंडीगढ़ से लगा हुआ, पंचकुला से लगा हुआ। और इसी मोहाली में एक ज़िले में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम स्वरा है। 16 मार्च की सुबह एक महिला राहगीर जो उस गांव के आसपास से गुजर रही थी, उसने देखा कि गांव के जो बाहरी इलाका है, जो आउटस्कर्ट है, वहाँ पे एक शख्स की लाश पड़ी हुई है। और जब वो उस लाश के नज़दीक गई तो देखा कि उसके शरीर पर चाकुओं के कई सारे निशान हैं, यानी बुरी तरीके से उस शख्स को चाकुओं से गोदा गया था। महिला हल्ला मचाती है, आसपास के लोग और भी इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि मार्च की बात है तो जाहिर सी बात है कि उन दिनों सर्दी का मौसम जाने वाला होता है, तो लोग जो होते हैं वो जल्दी उठ भी जाते हैं उस वक्त। तो तुरंत ही काफ़ी सारे जो लोग थे वो इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि गांव में लोग जल्दी जगते भी जल्दी हैं। तो जब लोग वहाँ पे इकट्ठे होते हैं तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस मौके पे पहुँचती है। और ये जो लोग इकट्ठे होते हैं वो स्वरा गांव के इकट्ठे होते हैं। तो उनमें से जब लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, देखते हैं, और पुलिस भी वहाँ पे मौके पे पहुँच जाती है, तो लोग तुरंत उस लाश को पहचान लेते हैं। यानी पुलिस को लाश की शिनाख्त करने के लिए एड़ियाँ नहीं रगड़नी पड़ी, तुरंत जो है लाश की पहचान हो गई। और इस लाश की पहचान हुई जसकरण सिंह के जसकरण सिंह के तौर पर। जसकरण सिंह जो है वो स्वरा गांव का ही रहने वाला, 38 साल उम्र, जो स्टेटस है इसका एनआरआई का, कनाडा में ये रहता था। और लेकिन पिछले कई महीने से ये इस स्वरा गांव में ही रह रहा था और अपने माँ बाप के पास। और खेती के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम ये कर रहा था। अच्छा खासा जो प्रॉपर्टी थी ये इसके पास थी। और एनआरआई था, टोरंटो में रहता था कनाडा के, वहाँ से भी इसने काफ़ी सारा जो पैसा था वो कमाया था। यानी कुल मिला के खाते पीते लोगों के बीच की इसकी जसकरण की गिनती होती थी। जसकरण ने अपना जो ऑफिस था वो स्वरा गांव के बाहर ही, इसने जो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स बनाया था उसी में उसने अपना ऑफिस खोल रखा था प्रॉपर्टी डीलिंग का। और वहीं से वो अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा चलाया करता था। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ करी जसकरण सिंह के। उन्होंने बताया कि शादीशुदा है, बच्चे हैं, पत्नी जो है वो टोरंटो में रहती है। पत्नी का नाम बताया पवनदीप कौर। और ये जो जसकरण सिंह है वो यहाँ पे रहता है। उससे पूछा गया कि दोनों अलग अलग क्यों रहते हैं, तो घर वालों ने बताया कि पत्नी से जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं, तलखी है रिश्तों में। तो ये काफ़ी महीने से यहाँ पे आ गया था और ये हमारे साथ ही रह रहा था और साथ में अपना प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर रहा था। इसके अलावा जो खेत वेत हैं उनको भी देख रहा था। ये बात जसकरण सिंह के माता पिता ने पुलिस को बताई। और उसने ये भी बताया कि जो इसकी शादी को करीबन 14 साल का वक्त बीत चुका है। जसकरण सिंह और पवनदीप कौर की मुलाकात कनाडा में ही हुई थी। पवनदीप कौर भी पास पंजाब की रहने वाली है। और उसके भाई बहन जो हैं, करीबन 5 बहनें हैं, एक भाई है, और ये उसमें से छठवीं बहन है। तो सारी जो बहनें हैं वो कनाडा में ही सेटल्ड हैं और जो भाई है वो कनाडा में सेटल होने की तैयारी कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पवनदीप के बारे में उनको पता चली। और ये भी घर वालों ने थोड़ा तर इशारा किया कि एक बार आप देखिए, हो सकता है कि पवनदीप का जो रोल है इस मामले में कुछ निकल के आए। हालांकि हम पुख्ता तौर पे नहीं कहते, लेकिन हमें शक है कि जसकरण सिंह के मर्डर का रिश्ता पवनदीप से हो सकता है। अब क्योंकि जो ये लड़की थी, जसकरण की वाइफ, वो बैठी हुई थी कनाडा में। जब इसको खबर मिली कि उसके पति का कत्ल हो गया है तो ये कनाडा से अपने बच्चों के साथ आई। और काफ़ी दिन, करीबन 10-15 दिन वो गांव में रही भी। और उसके बाद वो ये कहकर लौट गई कि उसके बच्चों के एग्ज़ाम है, उनकी पढ़ाई ख़राब होगी, तो इस वजह से उसे कनाडा वापस जाना है। जो जसकरण का परिवार था उसने भी जाने दिया। उनको शक ज़रूर था, लेकिन उन्हें लगा कि अगर हमें केवल शक है, हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, ऐसे में ये इसकी जो पत्नी है उसको रोकना और उसके बाद फिर पूरा सीन क्रिएट करना, इज्जत भी खराब होगी बिरादरी में। तो ये सोचकर जो परिवार था उसने उसको जाने दिया। और
पवनदीप जो थी वो वापस कनाडा लौट गई। अब पुलिस ने पता करना शुरू किया कि जब कनाडा से ये पवनदीप कौर यहाँ पे आई थी उस दौरान कौन सा नंबर का इस्तेमाल कर रही थी, कनाडा का नंबर था या दूसरा नंबर था। तो पुलिस ने ऐसे नंबरों का फहरिस्त पता करना शुरू किया जिसका इस्तेमाल पवनदीप कर रही थी। तो पुलिस को जब वो नंबर मिले और उनकी CDR निकाली गई तो पुलिस को एक चीज़ उसमें नज़र आई और वो था एक लड़का जिसका नाम था गुरप्रीत सिंह LS उर्फ सोनी। 25 साल इसकी उम्र थी और इसके और पवनदीप के बीच में ना केवल जो कनाडा वाला नंबर था उस पर भी बात होती थी और यहाँ पे भी जो उसने फ़ोन इस्तेमाल किया था पवनदीप ने, वहाँ पे भी उस फ़ोन से भी काफ़ी लंबी उससे बातचीत हो रही थी। तो पुलिस को लगा कि कनाडा में बैठी हुई लड़की एक शादीशुदा औरत और बच्चों की माँ, उसको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि ये जो गुरप्रीत सिंह सोनी है इससे इतनी लंबी लंबी वो बातें करेगी। तो ये सोचकर पुलिस ने अपना एक सर्विलेंस जो है गुरप्रीत के फ़ोन पे लगाया और तमाम जो उसकी CDR थी वो भी देखी। तो CDR में भी उसने देखा कि गुरप्रीत की तरफ से भी कनाडा फ़ोन किए जाते रहे हैं और ये जो फ़ोन किए जाते रहे हैं वो पवनदीप के नंबर पर ही किए जाते रहे। अब पुलिस ने अपना जाल जो था या फिर एक तरीके से कुछ आदमी जो थे वो गुरप्रीत के पीछे लगाए और इसका तमाम जो गतिविधियां थी उनके ऊपर नज़र रखनी शुरू करी। ये सब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। 16 मार्च को मर्डर हुआ था। शुरुआत में तो क्योंकि घर मर्डर हुआ था तो घर वालों से उस तरीके से पूछताछ कर नहीं सकते थे, तो ऐसे ही काफ़ी दिन तो इसी उसमें निकल गए कि पूछताछ करें या ना करें। लेकिन जब पुलिस को ये सुराग मिला CDR के थ्रू और पुलिस ने गुरप्रीत के ऊपर अपना फोकस करना शुरू किया और गुरप्रीत के जितने भी एक्टिविटीज़ थे उनको देखना शुरू किया। कुछ दिनों बाद यानी जब पवनदीप वापस कनाडा लौट गई उसके कुछ दिनों बाद वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र जो है उससे गुरप्रीत को 2 लाख रुपए की रकम मिली और ये रकम जो भेजी थी ये पवनदीप ने भेजी थी, ये पुलिस को मालूम चला। तो अब पुलिस का माथा ठनका कि ये 2 लाख रुपए की रकम क्यों भेजी गई है, क्या ये सुपारी किलिंग का एंगल तो नहीं है, कहीं गुरप्रीत को पवनदीप ने सुपारी तो नहीं दी जसकरण की, या फिर कोई और बात है कि इस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस ने जो गुरप्रीत था उसको पकड़ा, इंटरोगेशन शुरू करी। जाहिर सी बात है शुरुआत में तो वो अपना गुनाह को कबूलेगा नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब पुलिस ने सख्ती करी तो उसने कबूला कि जसकरण सिंह का जो मर्डर हुआ था वो एक तरीके की सुपारी किलिंग थी और जो सुपारी दी गई थी वो करीबन 1 करोड़ की जो सुपारी का अमाउंट था वो उसका वायदा किया गया था कि 1 करोड़ रुपए जसकरण सिंह के मर्डर के एवज में मिलेंगे। उसकी वजह ये थी कि जसकरण सिंह के नाम पर काफ़ी सारी प्रॉपर्टी थी और पवनदीप के साथ उसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, तो उसको लगता था कि एक बार जसकरण सिंह मर जाएगा तो सारी जो प्रॉपर्टी है वो उसके नाम पे हो जाएगी और करोड़ों की प्रॉपर्टी है उसमें से अगर 1-1.5 करोड़ रुपया देना भी पड़ जाए सुपारी किलिंग के लिए तो कौन सी बड़ी बात है। साथ ही एक चौंकाने वाली बात गुरप्रीत सिंह ने ये भी बताई कि वो 2013 से पवनदीप को जानता है और पवनदीप अक्सर कनाडा से पंजाब आती जाती रहती थी और 2013 में उससे दोस्ती हुई और उसके बाद दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो गए। उन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप हो गए। एक तो प्यार मोहब्बत, या फिर प्यार मोहब्बत तो नहीं कहेंगे, लस्ट ही कहेंगे इसको, एक वो लस्ट वाली चीज़ थी। दूसरा पैसा जो था वो बहुत बड़ा अमाउंट था, 1 करोड़ का सुपारी। तो इस सुपारी के जाल में जो गुरप्रीत सिंह सोनी है वो फंस गया और उसने कबूला कि मैंने सुपारी किलिंग करवाई है और इसके लिए मैंने 3-4 लोगों को हायर किया था, उनके नाम भी पता है। उनमें से एक और शख्स था जिसका नाम था भवनप्रीत भंगू, इसकी उम्र भी 25 साल थी। भवनप्रीत भंगू जो है उसको पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो मालूम चला, और मालूम भी क्या चला, एक चौंकाने वाली चीज़ सामने आई कि न केवल गुरप्रीत सिंह सोनी पवनदीप की आशिकी में और उसके साथ जिस्मानी संबंधों में था, बल्कि
ये जो भवनप्रीत था उसके भी जिस्मानी संबंध जो थे, इलिसिट रिलेशन जो थे इसके साथ पवनदीप के साथ थे। यानी एक हसीना थी, दो दीवाने थे और दोनों ही उसके प्यार में पागल थे। एक तो प्यार, दूसरा पैसा। तो ये दोनों चीज़ें जो थी उन वो बिल्कुल राज़ी हो गए थे। तो गुरप्रीत सिंह और भवनप्रीत जो थे एक दूसरे को जानते थे। हालांकि वो ये बात नहीं जानते थे कि दोनों के पवनदीप ने कभी डिस्क्लोज़ नहीं किया था कि उसके गुरप्रीत से संबंध है या फिर भवनप्रीत से संबंध है। तो ये तो वो जानते थे कि इस तरीके की बात है, लेकिन ये दोनों ये नहीं जानते थे कि दोनों के साथ उसके फिज़िकल रिलेशनशिप है। तो गुरप्रीत सिंह ने भवनप्रीत को ये बात बताई और इन लोगों ने, एक शख्स था जिसका नाम लखवीर सिंह था, इसके ऊपर कई सारे क्रिमिनल केसेस हैं, करीबन 4 मर्डर के केसेस हैं और ये अभी पैरोल पे छूट के आया था। उसको ये लोग जानते थे, उससे इन लोगों ने कांटेक्ट किया और जब उससे कांटेक्ट किया तो उसके लिए सुपारी की जो रकम थी वो 25 लाख रुपए तय की गई। उसको वायदा किया गया कि 25 लाख रुपए तो हमें मिलेंगे, बतौर एडवांस 2.25 लाख रुपए दिए गए। 2 लाख तो ये जो गुरप्रीत था इसके अकाउंट में डाले गए थे वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र के थ्रू, और 75,000 रुपये ये जो लखवीर सिंह था इसके अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र किए गए थे। इसने, पवनदीप ने ट्रांसफ़र किए थे। अब उसके बाद लखवीर जो था इसने एक लड़का और था जिसका नाम देविंदर था, उसको अपने साथ लिया और इन लोगों ने जसकरण की जो रेकी थी वो करना शुरू करी। अब ये देखते थे कि हमेशा जब भी जसकरण अपने ऑफिस में बैठता है तो कोई ना कोई उसके साथ होता है, 2-3 लोग ऐसे बैठे रहते हैं। तो ये मौके की तलाश कर रहे थे कि किसी दिन ये लोग अकेले मिलें और इस तरीके से मिलें कि कोई भी चश्मदीद ना हो इस मुलाकात का। और इस बारी का इंतज़ार करने के लिए काफ़ी दिनों तक उसके ऑफिस के आसपास चक्कर लगाते रहे, उसकी एक्टिविटीज़ देखते रहे, उसके आने का समय, जाने का समय, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, कब तक ये दुकान में बैठता है, ऑफिस में बैठता है। तो इस तरीके की सारी जो उसकी एक्टिविटीज़ थी उसको ये लोग वॉच कर रहे थे। और एक दिन यानी 15 मार्च को इन लोगों को मौका मिला। 15 मार्च को इन लोगों ने देखा कि जसकरण जो है वो अपने ऑफिस में अकेला है और लखवीर जो था वो एज अ क्लाइंट बन के उसके पास पहुंचा और उसने बोला कि मुझे प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, क्या आप मुझे कोई प्रॉपर्टी दिखा सकते हो। तो जसकरण सिंह ने उसे अपनी कार थी स्विफ्ट डिज़ायर, उसमें बिठाला और वो एक प्लॉट दिखाने के लिए ले गया। उसने दरअसल लोकेशन कुछ ऐसे इस तरीके की प्रॉपर्टी की मांग की थी कि वो सुनसान इलाके में हो, शांति हो, इस तरीके का। तो वो ऐसा ही एक प्रॉपर्टी जो थी वो जसकरण उसको दिखाने के लिए ले गया। और जब वो प्रॉपर्टी दिखाने के लिए ले गया उसी दौरान ये लखवीर था, उसने चाकू से जसकरण पे हमला कर दिया और करीबन 16 बार उसको स्टैप किया। उसकी जो मौत थी वो मौके पर ही हो गई थी। उसके बाद इसने इंतज़ार किया शाम होने का, और शाम जो हुई, रात हुई, तब ये जो बॉडी थी उसको लेके आया और इसने वहीं पे जो बॉडी थी सोरा गांव के आसपास इसने डंप करी। क्योंकि इसको भरोसा था कि कोई भी चश्मदीद नहीं था, कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसने इसको इसके लखवीर के साथ जाते हुए देखा हो जसकरण को। तो उसको लग रहा था कि मैं बिल्कुल पकड़ा नहीं जाऊंगा, भले ही मैं बॉडी कहीं पे फेंक दूं। बॉडी वो कहीं और भी डंप कर सकता था, लेकिन उसे लगा कि मैं अगर गांव के पास ही बॉडी फेंकूंगा तो जो शक होगा वो किसी गांव वाले के ऊपर ही जाएगा, मेरे ऊपर कम आएगा। तो इसने गांव के पास में ही वो बॉडी डंप करी और ये वहाँ से स्विफ्ट डिज़ायर लेके दिल्ली चला गया। और दिल्ली पहुँच के ये वहीं पे इसने रहने लग गया, क्योंकि नंबर प्लेट इसने नकली लगा ली थी और उसी कार का इस्तेमाल कर रहा था। तो करीबन 2 महीने का वक्त लगा पुलिस को ये पूरा मामला सुलझाने में। और इसमें सबसे ज़्यादा जो लीड थी वो फ़ोन रिकॉर्ड्स जो थे पवनदीप के और गुरप्रीत के, उन्होंने दिया। और इस तरीके से पंजाब से लेकर कनाडा तक फैला हुआ एक सुपारी किलिंग का जो जाल था उसको पुलिस ने सुलझाया और बहुत अच्छी जो तफ्तीश थी वो करी। पुलिस ने लुकआउट नोटिस भेजा है और एक्सट्रेडिशन के लिए जो कनाडियन गवर्नमेंट है उसको पवनदीप के एक्सट्रेडिशन के लिए उसको रिक्वेस्ट भेजी है। लेकिन अभी तक 2017 में, ये जून में ये रिक्वेस्ट भेजी गई थी, लेकिन
अभी तक फ़िलहाल इसमें पुलिस में कामयाबी नहीं मिली है पुलिस को, और अभी तक जो पवनदीप है वो अपने बच्चों के साथ कनाडा में ही रह रही है, टोरंटो में। और इधर जो जसकरण का परिवार है वो अपनी जो हक की, जो इंसाफ की लड़ाई है उसको लड़ने में लगा हुआ है, और उनको उम्मीद है एक ना एक दिन जो पवनदीप है वो उसका एक्सट्रेडिशन होगा कनाडा से, और उसको यहाँ पर हिंदुस्तान में उसके पति के कत्ल की सज़ा मिल सकेगी। जिस परिवार ने अपना बेटा खोया, जिन बहनों ने अपना भाई खोया, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द पवनदीप का जो एक्सट्रेडिशन है वो हो, और उसको यहाँ पे इंडियन लॉ के हिसाब से उसको सज़ा दी जाए। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।